हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, कुछ समय से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी। अब से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। इनफैक्ट संडे और आपका सैटरडे में भी आपकी ये क्लास देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम कराने वाले हैं हिंदी के अंदर लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, लेखक और रचनाएं हम कराने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली इसका गलत हो जाएगा, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो ये है आपका टोटल 4 खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 4 खंड कौन कौन से हैं? आपका क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लीजिएगा। पहला तो हो जाएगा आपका आदिकाल। ठीक है, कौन सा? आदिकाल। और दूसरा आपका हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। और तीसरा हो जाएगा रीति काल। और लास्ट आपका बचा वो हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है, कौन सा? आधुनिक काल। ध्यान रखेंगे ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो माना जाता है कब? वो माना जाता है सामान्यतः 1850 यानी 1850 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम या सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो शिलालेख में हुआ था। किसके? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। ये कौन सी शताब्दी थी? तो ऑलमोस्ट थी 7वीं, कहीं कहीं आपको 8वीं भी मिलेगी, तो 7वीं या 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ही आपसे गुरुमुखी का पूछ ले तो गुरुमुखी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में जो प्रचार किया था हिंदी का, वो किया था श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। किसने? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी एक प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं, अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत, ये तीनों कैसी भाषाएं हैं? प्राचीन भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त काल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त काल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में लिखा गया था हिंदी साहित्य के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? तो ये जो संत कवि थे ये आपके भक्ति काल के थे। किसके? भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भक्ति काल इसका करेक्ट होगा। अगला है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है वो 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? किस धातु से भाषा बनी है
ये बनी है आपकी भांक नहीं होगा, भास से बनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बनी है तो देखिए, भांस जो है इसमें ये एक धातु के रूप में मानते हैं इसे, ये धातु है और इसमें प्रत्यय लगा था आ, तब जाकर ये भाषा शब्द बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है किसमें? तो लिपि की जो आवश्यकता होती है वो किसके अंदर होती है? तो वो होती है आपकी भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा लिखने में। अगला है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है आपका व्याकरण से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ व्याकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है किसे? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि या जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु की यहाँ बात की जाए तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के रचयिता आपको बताने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कौन? सूरदास। ठीक है, सूरदास सूर सागर के रचयिता हैं। इससे लगा आपसे सूर सारावली पूछ ले तो इसके रचयिता भी सूरदास है, सूर सारावली, ये नोट करेंगे सभी लोग, सूर सारावली। और एक आपका है साहित्य लहरी, क्या? साहित्य लहरी, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है? तो बिहारी नहीं है, ये बिहारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहारी रीतिकाल के कवि थे, ना कि भक्तिकाल के। कहाँ किसके? रीतिकाल के कवि थे। कौन? बिहारी। ठीक है, अच्छा बिहारी आपसे नाम पूछ ले, इनकी जो रचना ही, पहले मैं आपको इनकी रचना के बारे में बता देता हूँ। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी बिहारी सतसई। क्या? बिहारी सतसई, इनकी कौन सी रचना थी? प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरदास ये कौन से कवि थे? तो सूरदास थे कौन से? आंसर करके बताइएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किसके थे? तो आंसर करेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए बता ही देता हूँ आपको। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में, भक्ति काल के कवि थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला है, निम्न में क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2, अच्छा लास्ट ही बचे हुए हैं। चलिए, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या सुमित्रा नंदन पंत। मैंने अभी आपको बताया था कि रीतिकाल के कवि अभी आपको बताए थे कौन थे? बिहारी थे। कौन? बिहारी रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी की बात की जाए तो यहाँ जयशंकर प्रसाद कौन से कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद कौन से थे? ये थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जो थे ये छायावाद काल के कवि थे। किसके? छायावाद काल के ये कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और ऑप्शन भी। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह जो है ये रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी या रामानंद किसके द्वारा रचा गया था? आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि आने वाली
सॉरी, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर के ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।